नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार की सबसे बड़ी शिक्षक बहाली का प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व में हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किया था और आप लोगों ने बड़े ही चाव से हमारा साथ दिया था। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग 7वीं प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी शिक्षक बहाली के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था तो कौन सा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं और ये इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो भारत का प्रथम उपग्रह था जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। और ये किसके सहयोग से, तो ये रूस के सहयोग से भेजा गया था। और किस डेट को, तो ये 1975 में 19 अप्रैल 1975 को रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो उसका नाम क्या था, तो आर्यभट्ट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 42 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है तो नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, एक से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है कि जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। 30%, 25%, 47% या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यूरिया में जो है 47% जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, 44 है। आज हम लोग का चौथा प्रश्न है कि मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन ही डॉक्टर द्वारा जब पेट में जांच किया जाता है, देखा जाता है, तो उसको कहते हैं। उसी सिद्धांत पे इंडोस्कोप जो है वो कार्य करता है। किस पे, तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची 1 में दिया गया है कि रिवॉल्वर, डायनामाइट, शीतलता का नियम या दाब का नियम। तो इसको मिलाना है दोस्तों। तो देखिए, रिवॉल्वर का जो होता है वो क्या होता है, कोल्ट होता है। ठीक है, और डायनामाइट जो है उसको एल्फ्रेड, एक सेकेंड दोस्तों, जो डायनामाइट होता है, देखिए रिवॉल्वर का जो होता है वो होता है कोल्ट होता है, और जो डायनामाइट है वो एल्फ्रेड नोबल। और जो शीतलता का नियम है, देखिए दोस्तों कि शीतलता का नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया और दाब का नियम जो है वो पास्कल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लेंगे हम लोग, ए का 3, 2 का 1, सी का 4 और डी का 2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कल्पक्कम या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से
एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो वो उदयपुर में नहीं है, वो है रावतभाटा में। वो क्या है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ सुमेलित नहीं है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो उदयपुर में नहीं है, वो है रावतभाटा में, चित्तौड़ जिले के रावतभाटा में ये जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो है, ठीक है। तो इसके लिए ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित है कितना है। तो 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का जो है शून्यावकाश में वेग अनुमानित है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी कितनी होगी। जब 4 घंटे तक उसको रखेंगे तो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.4। इसका जो फॉर्मूला होता है कि विद्युत ऊर्जा का जो यूनिट होता है, यूनिट बराबर में वाट करेंगे और वाट बराबर वाट गुने घंटा करते हैं, यानी आवर करते हैं, और उसके बाद में 1000 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 49 कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन की, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऑक्टेन संख्या जो है वो पेट्रोल का गुणवत्ता का माप करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑक्टेन जो संख्या है वो पेट्रोल की गुणवत्ता का पता चलता है। जब ऑक्टेन संख्या जो अधिक होती है तो पेट्रोल की गुणवत्ता क्या होती है, अधिक शुद्ध होती है, और कम होगी तो ये पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो कम होगी। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में भरी होती है सोडियम वाष्प, कम दाब पर आर्गन गैस, मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन गैस, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एक ट्यूबलाइट में कम दाब वाला परावाष्प व आर्गन होता है, नियोन होता है और क्रिप्टन गैस भरा होता है। ट्यूबलाइट के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब का 0.3% होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी क्या करना है, सुमेलित करना है 51 का। तो ऊपर देख लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। तो सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन तंतु, कार्बन डाइऑक्साइड या डाइफ्लोरो मीथेन। तो इसको क्या करना है, इसको मिलाना है। तो देखिए जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो हो जाएगा कृत्रिम क्या है, हीरा है। ये जो है कृत्रिम हीरा है। और जो कार्बन तंतु है वो है वायुयान है। कार्बन तंतु क्या है, वायुयान है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और डाइफ्लोरो मीथेन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इधर से मिला देंगे, प्रशीतक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 52 नंबर, यानी आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है। तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, 250 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, 470 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 52 नंबर का जो आंसर है वो क्या है, 1 नंबर है। यानी
382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के काल में, लॉर्ड वेलेजेली के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण का जो स्थापना काल था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। और इसका डेट कितना है? तो ये 1901 में इसका स्थापना हुआ था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? कहाँ पे बोल रहा है कि श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति है यानी प्रतिमा है किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडा राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमार पाल ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा की स्थापना जो है वो गंगवंश के चामुंडा राय ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगवंश के चामुंडा राय ने करवाया था। और ये जो जगह है वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? रेत, गाद, क्ले, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी के कण सभी मृदा के कणों में सबसे अच्छे होते हैं, जिसका आकार होता है 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्ले। क्ले को ही चिकनी मिट्टी कहते हैं। क्ले को क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी कहते हैं। और यही है जो सबसे छोटा है यानी 0.002 mm जो होता है इसका साइज होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में, देखिए प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का जो आयुक्त था वो कौन था? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए कि विलियम टेलर, E.A. सैमुअल्स, लायर्ड, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। उस समय पटना के आयुक्त थे कौन? विलियम टेलर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 57 नंबर यानी आज का 17वां प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला जिला कौन है? बिहार की बात कर रहा है। तो पश्चिमी चंपारण, रोहतास, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, जो यूपी से सटा हुआ भाग है। पटना में तो होता नहीं है और रोहतास में भी उधर पहाड़ी इलाका, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 58 यानी 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 59 आज का 19वां नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा था? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1865 में, 1870 में, 1875 में, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो हम लोग जानते हैं कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इनका स्थापना करवाया था। और कहाँ पे हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी, जो आज मुंबई है। बम्बई में 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में।
आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 60 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? M.K. गांधी, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर माना जाता है वो है राम मोहन रॉय, यानी राजा राम मोहन रॉय को ही भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए लाल कुर्ती दल का जो नेता था वो था अब्दुल गफ्फार खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब्दुल गफ्फार खां जो है वही जो लाल कुर्ती का नेता थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 में, याद रखना है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इसके नेतृत्व जो है, इसके नेता जो है वो थे अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से पूछेगा कि किसको बोलते हैं तो अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बीजी तिलक या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही द नेशन इन द मेकिंग का रचना किया था। इनके लेखक यही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 63 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है कि प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से। दूसरा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। तीसरा है यूरोपीय पूर्वाधारण से या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूरोपीय पूर्वोदाहरण से। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है यूरोपीय पूर्वोदाहरण से प्रभावित था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 64 नंबर है। 64 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार भारत राज्य का स्कोर कितना रहा? 100 में से 52, 100 में से 22, 100 में से 35 या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 100 में से 52 इसको मिला है स्कोर। जो नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो 2020-21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों पर बिहार का समग्र स्कोर जो है 100 में से 52 है। सभी राज्यों से सबसे कम है। सभी मतलब भारत के जो 27 स्टेट है ना उससे टोटल 28 है जिसमें एक बिहार है। तो 27 स्टेट से भी बिहार का जो है वो कम है। 100 में से मात्र 52 है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है वो बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए बिहार के जो है, देखिए बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित है। जानते हैं हम लोग कि बंगाल के बगल में इसके पड़ोसी देश नेपाल हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और इधर पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक, और बीच में क्या है? बीच में है बिहार, बीच में बिहार है। तो देखिए बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है
और पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। झारखंड के साथ अपना 38 ज़िले जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं, जिनमें 8 ज़िले झारखंड एवं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो कितने ज़िले? 8 ज़िले। किसको? झारखंड को और उत्तर प्रदेश को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। सॉरी, झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है वो किधर है? इससे पूरब में है। बिहार से किधर है? पूरब में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक से अधिक। एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो 38 ज़िले हैं जिनमें 8 जिला जो है झारखंड से भी लगता है और 8 जिला जो है वो उत्तर प्रदेश से भी लगता है, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो वो क्या WC बनर्जी थे, SN बनर्जी थे, RN टैगोर थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, RN टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर यही जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 67 कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सैयद खां। सर सैयद खां जो है यही इनका राइट आंसर हो जाएगा। यही है विप्लव पे लिखने वाले जो हैं 1857 के विप्लव के कारणों पर जो है लिखने वाले प्रथम भारतीय जो है वो है सर सैयद अहमद खान। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? AK आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि AK आज़ाद। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बम्बई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, जहां पे नेहरू जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे उस समय अबुल कलाम आज़ाद। इनके प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो विविध है कि मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद है सन 1940 से 46 देखिए 46 तक क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे थे और सबसे युवा वही थे। तो वह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष होने वाले व्यक्ति भी कौन थे? तो MK मौलाना आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो BR अम्बेडकर द्वारा, BN राव द्वारा, के संथानम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप जो तैयार किया था वो थे BN राव द्वारा तैयार हुआ था। और वो कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसका प्रारूप तैयार किया गया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 27 विषय, 28 विषय, 29 विषय, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो देखिए 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 29 प्रावधान जो है 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो ये 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल है 29 विषय का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 71 नंबर है
कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग और विषय के बारे में दिया गया है कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में दिया गया है, भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 5 में मूल कर्तव्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भाग जो 5 में है उसमें मूल कर्तव्य नहीं दिया हुआ है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये जितना भी जोड़ा गया था वो 42वें में, और ये कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। तो जितना चीज़ जोड़ा गया था 42वें में, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों का जो संविधान के भाग 4 है, 4 का क है में जोड़ा गया, समझे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 72 कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। तो ये होता है, ये जो है राज्यसभा में धन विधेयक जो होता है वो कौन बात धन विधेयक लाता है? तो वो लोकसभा में धन विधेयक सबसे पहले आता है, उसके बाद राज्यसभा में आता है। तो इसका जो है 14 दिन के अंदर में राज्यसभा को विधेयक जो है पास करके दे देना होता है। 14 दिन, मैक्सिमम 14 दिन रखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। देखिए इसके बारे में डिटेल में कुछ देख लेते हैं कि धन विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में इसे 14 दिन के भीतर फिर से लोकसभा में वापस भेजना होता है। यदि राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक रोकती है तो लोकसभा द्वारा इस विधेयक पर राज्यसभा का समर्थन मानकर इसे पारित कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ है कि ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। आप लोग देखिए कि लोकसभा पहले भेजेगा राज्यसभा के पास, लोकसभा में पारित हो जाएगा, उसके बाद भेजेगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा जो है 14 दिनों के अंदर में नहीं भेजेगा तो ये समझ लेगा कि राज्यसभा की सहमति हो गई। आप साइन कीजिए या ना कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अनुमति किसको? 14 दिन के भीतर अगर आप नहीं भेजे तो इसका अनुमति इसके पास हो गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैबिनेट मिशन जो 1946 के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वही M.N. राय के सुझाव को अमल में लाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिनों के लिए रहे थे, 9 और 10 तारीख तक, 9 और 10 दिसंबर। 11 को राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैबिनेट मिशन योजना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 74 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो ये फिर से ये सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको देखना है कि अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया। तो ये एकदम सही बात है। 1924 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया, ये भी सही बात है। आइए आगे देखते हैं, अगला 2 ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए अगला ऑप्शन है इसका कि अनुच्छेद 29 में दिया गया कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये गलत है, ये जो है तीसरा ऑप्शन गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए
75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संसद के जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देखिए इसके बारे में कि अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो वो राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उनकी अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष जो हो सकता है वही कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया और लोकसभा के अध्यक्ष उस पर अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष ही दोनों सदनों को चलाएंगे। और अगर वो ना रहे तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वही इसका कार्य संभालता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है 76 नंबर यानी 76 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान की दिया गया है? तो अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43A में, अनुच्छेद 45 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 43 का ए। इसी में यह प्रावधान दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यानी 43A में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रबंधन किया गया है, दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 43 का ए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 262, 263, 264, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए 77 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 263 के तहत भारत राज्यों का संघ है, इसलिए संविधान निर्माण के समय में यह महसूस किया गया था कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य अथवा दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है और इन विवादों का निपटारा करने के लिए एक प्राधिकरण की आवश्यकता जरूर होगी। इसी विचार के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तथा इस परिषद के कार्यों में संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है कि कोई लफड़ा झगड़ा न हो। यह जो है आर्टिकल 263 में बताया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्विस्तरीय। द्विस्तरीय जो है अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया था। यह स्तर ग्राम एवं जिलों तक जो है जिला स्तर तक था, जबकि बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अशोक मेहता जो 2 स्तरीय और जो बलवंत मेहता है वो 3 स्तरीय कमेटी का पंचायती राज का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। बलवंत राय मेहता कमेटी का जो गठन है 1957 में हुआ था, जबकि अशोक मेहता समिति का गठन है जनता सरकार द्वारा 1977-78 में हुआ था। 77-78 में किया गया था। तो देखिए 57 में थे अशोक मेहता, बलवंत मेहता, और 1977 में आए थे अशोक मेहता। तो देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि अतिरिक्त रोजगार अवसर का चयन, नवीन तकनीकों का प्रयोग, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 है, विदेशी निवेशों को जो है हतोत्साहित करना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? तो आयकर, सार्वजनिक ऋण, अर्थशाही की उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3,
अर्थसहायिकी यानी परिदान। जो सार्वजनिक आगम का स्रोत जो है वो है अर्थसहायिकी। तो इसका देखिए, इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, इसको डिटेल में देख लेते हैं कि अर्थसहायिकी जो है वो सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है, बल्कि इसे सरकारी खर्चे में, बल्कि इसे सरकारी जो है खर्चे में और वृद्धि होती है। आयकर, सार्वजनिक ऋण तथा वैट से सरकार के राजस्व में वृद्धि करती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 81 नंबर कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1882 में, 1887 में, 1914 में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए भारत में जो है प्रथम जो स्टॉक एक्सचेंज जो है 1882 ईस्वी में किया गया था। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बम्बई शेयर बाजार है। बम्बई शेयर बाजार जो है भारत का ही नहीं बस एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, शेयर बाजार। इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में, स्थापना जो हुआ था 1875 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसे 1882 ईस्वी में कार्य मतलब स्थापना तो कर दिया 1875 से, लेकिन कार्य करना शुरू किया था 1882 से। बम्बई शेयर बाजार का प्रारंभ में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 82 है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1947 में हुई थी, 1949 में, 1950 में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक परामर्शी संस्था है। इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा किया गया था। किसका योजना आयोग का गठन। देखिए योजना आयोग का कार्य जो है पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना है। 1 जनवरी वर्ष 2015 से वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग कार्य कर रही है, यानी योजना आयोग खत्म हो गया है। उसके जगह कौन काम कर रहा है? 1 जनवरी 2015 से, यानी 2015 से योजना आयोग के जगह आ गया नीति आयोग। कौन आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग ये आ गया किसके जगह पे? तो योजना आयोग के जगह पे। कब आया? तो 1 जनवरी 1915 ईस्वी को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 83 है। देखिए कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना, भारतीय संविधान के 73वां संशोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के तहत ही पंचायती राज को 73वां संशोधन के अंतर्गत ही स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, किससे रखता है? तो राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से भारत में जो है संघीय वित्त संबंध रखता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, रात्रि में होता है, दिन में और रात में होता है, केवल दिन में होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो दिन के उजाला में सूर्य की रोशनी में ही होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य लेता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। वायुमंडल में देखिए वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। कितनी है? 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है। पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 87 नंबर कि प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत भूमध्य जो है रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा जो है एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विषुवत रेखा को प्रशांत महासागर में काटती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 88 नंबर है कि बिहार की जलवायु मुख्यतः कैसी है? बिहार की जलवायु उष्ण है, उपोष्ण है, शुष्क है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है उपोष्ण। बिहार की जो जलवायु है मुख्यतः उपोष्ण है। बिहार प्रांत जो है बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार जो है उपोष्ण जलवायु में स्थित है। अक्षांशीय जो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार के आधार जो है उसके आधार पे बिहार जो है उपोष्ण जलवायु में स्थित है। बिहार के पूर्वी भाग में जो है आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। सामान्यतः यहाँ की जलवायु मानसूनी है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है कि देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, लैटराइट मिट्टी को, कपास की काली मिट्टी को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कपास की काली मिट्टी को ही देश की मिट्टी को ही स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। कृषि मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कीट सामाजिक प्राणी कहलाते हैं? क्योंकि साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य का बंटवारा भी करते हैं। तो मधुमक्खी, चींटियाँ, दीमक, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो चींटी होती है और दीमक जो होती है, चींटी और दीमक अपने समाज में रहते हैं और खुद अपनी समुदाय में भी सामाजिकता का निर्वहन करते हैं। प्रायः यह जो है वो श्रम विभाजन पर आधारित कार्य करते हैं। प्राणी वैज्ञानिक जो है खोजों से यह सामाजिकता साबित की जा चुकी है कि दीमक और जो चींटी है ये लोग अपना काम स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है 91 कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो बरगद का वृक्ष है वही भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। अगला देखिए अगला प्रश्न है 92 कि किसी गांव में सड़कें, कुएं, बिजली, पेड़ पौधे की देखरेख करती है। कौन करती है? तो पंचायत, नगर निगम, किसान, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओ सॉरी, देखिए गांव की बात कर रहा है यहाँ पे, गांव में, ये शहर की बात नहीं कर, शहर की बात करता तो नगर निगम होता। गांव की बात कर रहा है इसलिए पंचायत होगा। गांव की बात कर रहा है इसलिए पंचायत। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे का प्रश्न अब हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रहा।
वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत प्यार मिलता है। आप लोग प्यार दीजिए ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसे ही और भी सेट लेकर आए जिससे आपको फ़ायदा हो और आगामी शिक्षक बहाली में आप लोग खूब धूम मचा के आए। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।